नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के अध्याय 1 में जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि फसल को ऋतु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वहां पर हमने क्या किया, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया है। आज हम पढ़ेंगे कि जो ऋतु के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण हमने किया है तो उसको जो बोने का जो तरीका है तो उसको उत्पादन किस प्रकार से करेंगे, साथ ही उसका प्रबंधन मतलब कि जो उसकी सुरक्षा है वो किस प्रकार से करेंगे। पहले केवल हमने जो पिछला जो कक्षा थी उसके अंदर केवल हमने फसल का वर्गीकरण देखा था ऋतु के आधार पर। आज हम बात करेंगे कृषि पद्धति खेती के चरण, जिसके अंदर हम देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को। तो पहले हम पढ़ेंगे कृषि पद्धति खेती के चरण। कृषि पद्धति किसे कहते हैं, तो किसान द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। मतलब किसान के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाएंगे, क्रियाकलाप किसान के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कृषि पद्धति खेती के चरण कहलाएंगे। ध्यान से सुनना, किसान द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाएंगे, कृषि पद्धति खेती के चरण कहलाएंगे। तो किसान द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं मतलब बीज बोने से पूर्व से लेकर उसे मंडी तक जो बेचने जो किसान जाता है तो वहां तक की संपूर्ण जो कार्य किए जाते हैं उसे हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला हम देखेंगे मिट्टी तैयार करना। क्या देखेंगे, मिट्टी तैयार करना। डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हो चुकी है। कृषि पद्धति मतलब किसान द्वारा फसल को बोने से पूर्व, मतलब जब किसान द्वारा फसल को बोया नहीं जाता है उससे पहले जो कार्य किया जाता है वहां से भंडारण करने तक की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, कृषि पद्धति कहलाएगी। तो हम किसान जब पहले बीज बोने से पूर्व क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है। तो पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद में पूरे नोट्स आपके बोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहां से पूरे नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले देखिए मिट्टी तैयार करना। किसान द्वारा मृदा में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। मतलब ऊपरी जो मृदा है वो नीचे की ओर, जो नीचे की जो मृदा है वह ऊपर की ओर आ जाती है। मतलब किसान द्वारा मृदा में हल चलाकर मृदा को उलट पुलट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ध्यान से देखना, किसान द्वारा मृदा में हल चलाकर मृदा को उलट पुलट किया जाता है, जिससे ऊपरी मृदा नीचे तथा नीचे की मृदा ऊपर चली आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जुताई करना कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई करना कहते हैं। मिट्टी तैयार करना मतलब किसान द्वारा मृदा में, मतलब जो खेत है जहां पर फसल बोनी है वहां पर क्या करेगा, किसान द्वारा क्या किया जाएगा, वहां पर हल चलाया जाएगा, जिससे क्या होगी कि जो ऊपरी जो मृदा है वो नीचे की ओर और नीचे की जो मृदा है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर आ जाती है। तो यहाँ पर पहला हमने पढ़ लिया है मिट्टी तैयार करना, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो मिट्टी जब किसान द्वारा तैयार की जाती है तो इसका लाभ क्या है, मतलब लाभ क्या है, मिट्टी तैयार करने की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी तैयार करने के लाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे कि जब यदि किसान द्वारा मिट्टी तैयार की गई है तो इससे फायदे क्या होने वाले हैं, इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब किसान द्वारा मिट्टी तैयार की जाती है तो पहला होगा कि जब मिट्टी क्या होती है, उलट पुलट हो जाती है, मतलब ऊपर की मृदा नीचे, नीचे की मृदा ऊपर। तो नंबर 1 आ जाता है कि जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उपजाऊ जो क्षमता है, ध्यान से देखना है, उपजाऊ क्षमता मतलब मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या वृद्धि, मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि। नेक्स्ट जल धारण
जल धारण मतलब जब मृदा को क्या किया, उलट पुलट किया गया तो मृदा कैसी हो गई, पोली हो गई। कैसी हो गई, पोली हो गई। मतलब उसके अंदर क्या हो गए, रिक्त स्थान बन गए। रिक्त स्थान बनने पर जब वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा होगी। वर्षा होगी तो क्या होगा, जल मृदा के अंदर जाएगा। क्या होगा, जल मृदा के अंदर जाएगा। तो जल धारण मतलब जल को ग्रहण करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कब, जब हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, मतलब जुताई का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अंकुरण में वृद्धि क्या होगी, अंकुरण में वृद्धि। अंकुरण में वृद्धि, ध्यान से देखिए, अंकुरण में वृद्धि मतलब जब किसान द्वारा मृदा में क्या डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा। तो बीज में क्या होगी, बीज जब क्या होगी, मृदा क्या होगी, जल धारण कर लेगी, पोली हो जाएगी। तो अंकुरण में क्या हो जाएगी, वृद्धि। मतलब जो बीज हम मृदा में डालेंगे वो पूर्ण बीज क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। मतलब एक नए पादप में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब अंकुरण पूर्ण रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बीज वहां पर बिना अंकुरण के रहे। यहां पर क्या होगा, अंकुरण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि क्या होगी, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि। ध्यान से देखना, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि। सूक्ष्म जीवों में वृद्धि, जो सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, फसल के जो बीज होते हैं, फसल होती है उसके लिए लाभदायक होते हैं, उन जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि केंचुआ, ये क्या करते हैं, आहार के रूप में मृदा को ग्रहण करते हैं। अब कब करेंगे, जब मृदा क्या होगी, चूर्ण में विभाजित होगी। क्या होगी, चूर्ण में मतलब छोटे छोटे कण होंगे। यदि हम मृदा को तैयार नहीं करेंगे, मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे, मतलब उसे उलट पुलट नहीं करेंगे, तब तक मृदा क्या रहती है, टॉस रहती है। क्या रहती है, टॉस रहती है। अब यदि उसमें हमने क्या किया, हल चलाया, और हल चलाने पर क्या हुई, मृदा उलट पुलट हुई। मृदा उलट पुलट हुई तो मृदा के कणों के अंदर भी क्या हुआ, पृथक्करण हुआ। मतलब वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए, जिससे क्या हुई, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हुई। और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होने पर क्या हो जाएगी, वह उस मृदा को और अधिक क्या बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। तो क्लियर हो चुका है, मिट्टी तैयार करने के लाभ अपने को पता चल गया है। तो अब इसके बाद में हम बोलते हैं बुआई करना। नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ते हैं बुआई करना। बुआई करना क्या होता है, ध्यान से देखना है। बुआई किसान द्वारा, किसके द्वारा, किसान के द्वारा। देखो पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। किसान द्वारा मृदा में, किसान द्वारा मृदा में क्या करना, बीजों को डालना। मतलब फसल के बीजों को डालने की जो प्रक्रिया है, मतलब जो मृदा हमने क्या की है, कंप्लीटली उसको मिट्टी को तैयार किया है। मृदा को तैयार करने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, मृदा में बीजों को डालेंगे। तो बीजों को जो डालने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बुआई करना कहते हैं। ध्यान से देखना, मृदा में फसल के बीजों को, किसको, फसल के बीजों को, फसल के बीजों को डालने की प्रक्रिया, डालने की प्रक्रिया ध्यान से देखना है। डालने की प्रक्रिया मतलब फसल के जो बीज हैं उसे हम किस में डाल रहे हैं, मृदा में डाल रहे हैं। और मृदा में जब उन्हें डाला जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुआई करना कहलाती है। ध्यान से देखना है, बुआई करना, मृदा में एक ही प्रकार के बीजों को डालने की जो प्रक्रिया है, मतलब एक ही प्रकार के बीज यहाँ पर डाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बुआई करना कहते हैं। अब यहाँ पर पिछली जो कक्षाएं थी, जो पिछला जो पुस्तक थी आपकी कक्षा 8 की, उसके अंदर यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंज दिया हुआ था और उसमें कहा गया था कि बुआई से पहले हमें बीजों का चयन करना होता है। बीजों का क्या करना होता है, चयन करना होता है। तो यहाँ पर हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम बीजों के चयन में इतना सा समझेंगे कि जो बीज जो हम फसल को जो बुआई कर रहे हैं उसमें हम क्या करें, उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। किसके, उन्नत किस्म के, उन्नत किस्म के बीजों का, किस्म के बीजों का चयन करें, उन्नत किस्म, जिससे क्या होगा कि हमारी जो हम फसल बोएंगे उसका उत्पादन अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होने से क्या होगा, हमें जो आय होगी, जो हमारे बीज जो प्राप्त होंगे वह भी हमें क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। नेक्स्ट, जब हम क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, मृदा में फसल के बीजों को डालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, बुआई कहलाएगी। क्लियर है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खाद व उर्वरक देना। अब क्या कर दिया, मिट्टी तैयार कर ली है हमने, फसल की बुआई कर ली है। अब बुआई करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो फसल हमने बोई है और अंकुरण हो चुका है, पौधे बन चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, उन्हें खाद और बीज उपलब्ध करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सॉरी, खाद और उर्वरक देंगे। क्या करेंगे, खाद और उर्वरक देना है। तो खाद और उर्वरक में पहले हम देखेंगे बेटा अंतर देखेंगे, दोनों में क्या देखेंगे, अंतर। पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं, खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, फसल को खाद और उर्वरक देंगे। तो यहां पर देखिए बेटा खाद और यहां पर देखेंगे उर्वरक। उर्वरक यहां पर ध्यान से देखना है, खाद और उर्वरक को ध्यान से समझना है। पहला ये क्या होती है, जैविक होती है। क्या होती है, जैविक होती है। जैविक का मतलब समझ में आया कि प्रकृति में उपस्थित अपशिष्ट जो पेड़ पौधों के अपशिष्ट है तथा पशुओं का जो अपशिष्ट जो गोबर होता है उससे क्या बनती है, खाद का निर्माण होता है। ये क्या होता है, खाद का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। ये क्या होती है, अजैविक होती है। क्या होती है, अजैविक होती है, जो क्या होती है, मानव द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा, मानव द्वारा। मानव द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, निर्मित होती है। क्या होती है, मानव निर्मित होती है, मानव द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। साथ ही जो ये उर्वरक होती है इसे कहां पर तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। कहां पर किया जाता है, फैक्ट्रियों में। कहां पर किया जाएगा, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाएगा। और जो खाद है, कौन, प्राकृतिक जो खाद है, इसे कहां पर बेटा, कहां पर किया जाता है, खेतों में। कहां पर किया जाएगा, खेतों में इसे तैयार किया जाता है। इसे कहां पर तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में। किसमें तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में, मानव द्वारा किया जाता है। ये प्राकृतिक है, ये वनस्पति के अपशिष्ट तथा पशुओं के अपशिष्ट जिसे हम गोबर कहते हैं उससे तैयार होती है। इसे मानव द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही जो उर्वरक है इसका जो निर्माण होता है वो रसायन पदार्थों से होता है। किससे होता है, रसायन पदार्थों से होता है। किससे होता है, रसायन पदार्थों से होता है। तथा ये क्या होती है बेटा, वनस्पति। मैंने पहले भी बताया था बेटा, वनस्पति एवं पशुओं के अपशिष्ट से। किससे, पशुओं के अपशिष्ट से। ध्यान से समझना है, पशुओं के अपशिष्ट से ये क्या होती है, तैयार होती है। इसके अंदर देखो यहाँ पर जो खाद होती है इसे हम दो भागों में देखते हैं बेटा, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली होती है बेटा कंपोस्ट खाद और दूसरी होती है वर्गी कंपोस्ट खाद। क्या होती है बेटा, कंपोस्ट खाद। क्या होती है, कंपोस्ट खाद। और एक क्या होती है, वर्गी कंपोस्ट खाद। क्या होती है, वर्गी कंपोस्ट खाद। ध्यान से देखना, कंपोस्ट खाद जो हमें कहां से, प्रकृति से, मतलब वनस्पति एवं पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। तथा इन दोनों को क्या किया जाता है, लंबे समय तक खेतों में एक गड्ढे में एकत्रित करके रखा जाता है। उससे क्या होते हैं कि ये जब वर्षा होती है या इसमें हम जल डालते हैं तो जल डालने पर ये और अधिक नमी इनमें बन जाती है, और नमी बनने पर क्या हो जाती है, और छोटे छोटे कणों में ये विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद। लेकिन जब इस कंपोस्ट खाद में क्या कर दिया जाता है, कंपोस्ट खाद में किसान के जो मित्र हैं जिसे हम कहते हैं केचुआ। क्या कहते हैं, केचुआ। जब इस केचुओं को इस कंपोस्ट खाद में डाला जाता है या इसमें इन्हें छोड़ा जाता है तो उस समय ये कंपोस्ट खाद को अपने आहार के रूप में, किसके रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने पर क्या करते हैं, ये अपशिष्ट के रूप में, किसके रूप में, अपशिष्ट के रूप में, किसके रूप में, अपशिष्ट के रूप में। ध्यान से देखना, अपशिष्ट के रूप में क्या करते हैं, वर्गी कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। और इस वर्गी कंपोस्ट खाद को हम क्या कहते हैं, केचुआ खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केचुआ खाद भी इसे कहा जाता है। इसीलिए जो केचुआ है, जो सूक्ष्म जीव है,
ये क्या है, किसान का मित्र है। क्या है, किसान का मित्र। एक ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो किसान का मित्र है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए उर्वरक है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, रसायन पदार्थों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर रसायन पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक रसायन पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है और एक साथ मिलाकर एक उर्वरक का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी, 2,4-D आपने देखा होगा, नाम सुना होगा 2,4-D पाउडर जो आता है, जो कई बार हम छिड़कते हैं उड़दों के अंदर। हमारी जो ज्वार होती है, मक्का होती है, जिसमें क्या होता है, जब कीट लग जाते हैं तो उन पर हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। साथ ही खाद और उर्वरक में अंतर हमने जान लिया है। तो इसके बाद में हम देखेंगे खाद से होने वाले लाभ और उर्वरक से होने वाले लाभ। इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है, किसके लिए, हमारी फसल के लिए कौन ज्यादा बेटर है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखिएगा, खाद जो देखते हैं प्रकृति द्वारा तैयार की जाती है, खेतों में तैयार होती है, वनस्पतियों पशुओं के अपशिष्ट से होती है। तो पूर्ण रूप से ये क्या है, प्राकृतिक है। इसका मतलब इससे कोई नुकसान फसल को नहीं होने वाला। नेक्स्ट आप देखते हैं उर्वरक की। देखिए मानव निर्मित है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है, रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रसायन पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए ये उर्वरक है, ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्लियर। यदि हम खाद का लंबे समय तक यदि उपयोग करते हैं तो इससे मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये जो खाद है वह मृदा को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यदि हम क्या करें, उर्वरक का यदि लंबे समय तक उपयोग करें तो मृदा को क्या बना देगा, बंजर बना देगा। क्या बना देगा, बंजर बना देगा। नेक्स्ट अगला, खाद जो होती है वह प्रारंभिक समय के अंदर उत्पादन बहुत ही कम देती है। खाद जो होती है क्या होती है, यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो क्या है, ये उत्पादन पहले क्या होती है, कम देती है। क्या देती है, कम देती है। लेकिन जो उर्वरक होता है, यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो ये उत्पादन अधिक देता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही उत्पादन अधिक देता है। बाद में आने वाले समय में जब हम नई फसल को बोएंगे तो उस समय ये क्या करेगा, उत्पादन क्षमता में क्या ला देगा, कमी ला देगा। जबकि जो खाद जो होती है, इससे यदि आप लंबे समय तक यदि खाद का उपयोग करते हैं तो इससे हमेशा मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वह हमेशा बनी रहती है, निरंतर हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो उर्वरक है, यदि हम इसका प्रयोग यदि लगातार लंबे समय तक करें तो इससे आने वाले समय में वहां पर किसी प्रकार से कोई वनस्पति जीव उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, जब हमने खाद और उर्वरक की बात कर ली है तो आगे हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की। जो मृदा में बात करेंगे कि मृदा में फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब फसल में खाद और उर्वरक, मतलब जो फसल के लिए वृद्धि और विकास के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक देना कहते हैं। मतलब जो हम फसल बो रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जो फसल को जो क्या दिया जाता है, पदार्थ दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, खाद और उर्वरक देना कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे, सिंचाई। ध्यान से देखना है, सिंचाई। सिंचाई को अच्छे से समझना है, सिंचाई क्या होता है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई फसल को जल देना। क्या होता है, फसल को जल देना। फसल को जल देना, फसल को क्या करना है, जल देना है, जल देना। ध्यान से देखिए, फसल को जल देना मतलब फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी फसल को आवश्यकता है उतना जल उसे दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। ध्यान से देखना, फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना जो जल हम फसल को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के अंदर पहले हम यहाँ पर कुछ भागों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे पॉइंट पे पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि जब हम फसल बोते हैं खाद उर्वरक हम दे देते हैं,
खाद उर्वरक के बाद में हमें उसे जल देते हैं। तो जल जब उसे फसल को दिया जाता है तो हमारे पास में समस्या ये आ जाती है कि हम जल कहां से प्राप्त करें, जल हम कहां से प्राप्त करें। तो पहले हम बात करेंगे बेटा सिंचाई के स्रोत, किसकी, सिंचाई के स्रोत, जहां से हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल मिलेगा, जिसके द्वारा हम फसल को जल उपलब्ध कराएंगे। तो पहला होगा बेटा नदी, क्या पढ़ेंगे, नदी, तालाब, तालाब, कुआं, बावड़ी, नहर, बांध, झीलें, नलकूप, ये क्या है, स्रोत है, जहां से हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। कौन, नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, नहर है, बांध है, झील है और नलकूप है। यहां से हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब यहां से हमें जल मिल जाता है तो जल मिलने के पश्चात हमें क्या चाहिए, साधन चाहिए, जिससे हम यहां से जल निकाल सकें और हमारे खेत तक पहुंचा सकें। तो इसके साथ में हमें किसकी आवश्यकता होगी, साधन की। क्या होगी, साधन की, साधन की। तो साधन, जो सिंचाई की जो साधन है, ये दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला होता है पारंपरिक और दूसरा होता है आधुनिक। पारंपरिक का मतलब प्राचीन समय में, मतलब प्राचीन समय में जब फसल बोना प्रारंभ किया गया, उस समय फसल को जब जल दिया जाता था तो उस समय जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था उन्हीं को हम किस में पढ़ते हैं, पारंपरिक में पढ़ते हैं। और आधुनिक जो वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय में उनकी उपयोग के अनुसार फसल को क्या किया जाता है, जल दिया जाता है, उसे हम पढ़ते हैं आधुनिक के अंदर। तो पहला हम देखेंगे पारंपरिक, क्या देखेंगे, पारंपरिक, पारंपरिक, और एक होता है आधुनिक। क्या पढ़ते हैं, आधुनिक। पारंपरिक में मतलब प्राचीन में, पारंपरिक का मतलब प्राचीन में कौन कौन, रहट, चड़स, डेगली, डेगली। ध्यान से देखिए, रहट, चड़स और डेगली आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर भी इनके बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार इनकी संरचना होती है। आपको ये जो डायग्राम है इनकी जो आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक। आधुनिक का मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कौन होगा, डीजल पंप। क्या होता है, डीजल पंप। और एक होता है विद्युत पंप। क्या होता है, विद्युत पंप। आपने ध्यान से समझिए, डीजल पंप मतलब ईंधन और जो चलता है कुंडली नुमा नीचे की ओर होता है, आपने अच्छे से जानते हैं। और एक होता है विद्युत पंप, जिसे क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जल को, जो जल के जो स्रोत है इनके द्वारा, इन स्रोतों से, इन साधन मतलब रहट, चड़स, डेगली, डीजल पंप और विद्युत पंप के जरिए कहां पर लाया जाता है, हमारे खेतों में लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है, हमारे खेतों में, जहां पर हमने क्या किया है, फसल को बोया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां। पारंपरिक जो है, पारंपरिक जो क्या किया जाता था, पारंपरिक में हम पढ़ेंगे विधियां। क्या पढ़ेंगे, विधि। क्या पढ़ेंगे, विधि। मतलब कि हम फसल को जल कैसे दें, हम जल फसल को कैसे दें। यहाँ पर साधन हमारे पास में है। मान लीजिए हमने यहाँ से इन स्रोतों के माध्यम से साधन का प्रयोग कर जल हमारे खेतों तक हमने पहुंचा दिया है। अब हमारी जो फसल हमने बोई है तो हम क्या कर रहे हैं, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमने किया है। तो सभी जगह पर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलों को बोते हैं और उनकी जो क्षमता होती है, मतलब जो उनको जल हम प्राप्त करवाते हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार करवाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, विधि की आवश्यकता होती है कि जो हमारी जो फसल है उसे हमें कितना जल देना है। तो यहाँ पर विधि के अंदर पारंपरिक जो विधियां थी उसके अंदर हम क्या करते थे, नॉर्मली धोरे, क्यारे, धोरे बनाकर हम क्या करते थे, फसल को जल दिया करते थे। और कम मात्रा में देना है तो हम पानी को कम निकालते थे। लेकिन हम बात करें ना आधुनिक विधियों की, किसकी बात करेंगे, आधुनिक विधियों की। मतलब वर्तमान समय में जिनके द्वारा फसल को क्या किया जाता है, जल दिया जाता है, मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार जो जल दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आधुनिक विधियों में आती है एक तो छिड़काव तंत्र, एक होता है ड्रिप तंत्र। क्या होता है, एक तो छिड़काव तंत्र, क्या पढ़ेंगे, छिड़काव तंत्र, और एक पढ़ेंगे ड्रिप तंत्र। क्या पढ़ेंगे, ड्रिप तंत्र।
छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे बेटा। पहला हम पढ़ेंगे छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र को क्या कहा जाता है, फव्वारा सिंचाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फव्वारा। क्या कहा जाता है, फव्वारा सिंचाई, जिसमें क्या होता है कि जो जल होता है वो वर्षा के समान गिरता है। कैसे गिरता है, वर्षा के समान। मान लीजिए जैसे कोई वर्षा हो रही है, इसके समान क्या होती है, छिड़काव तंत्र मतलब फुव्वारा सिंचाई। फुव्वारे के द्वारा फसल को जल दिया जाता है। इससे में एक लाभ जो होता है कि मृदा के अंदर जो जल की जो नमी है वो हमेशा लंबे समय तक बनी रहती है और हमेशा मृदा कैसी रहती है, पोली रहती है, जिससे जो जड़ें हैं वह श्वसन में उनमें कोई समस्या ना आए, समस्या ना आए। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा ड्रिप तंत्र। क्या देखेंगे, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का प्रयोग बाग बगीचे वाले क्षेत्रों में, बागवानी जहां पर लगाई जाती है, जैसे हम क्या करते हैं, बाग लगाते हैं, जैसे अमरूद का बाग लगाते हैं, नींबू का बाग लगाते हैं, पपीता लगाना है, तो यहाँ पर जिसका भी हमें बाग लगाना है तो अधिकांशतः जो ड्रिप तंत्र है इसका उपयोग बाग बगीचों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, बाग बगीचों में किया जाता है। इसमें जो जल होता है वह बूंद बूंद कर, कैसे बूंद बूंद, कैसे बूंद बूंद, बूंद बूंद पौधे की सीधी जड़ों तक गिरता है। कैसे गिरता है, पौधे की सीधी जड़ों में गिरता है। कहां पर गिरता है, जड़ों में गिरता है। ड्रिप तंत्र का उपयोग समतल तथा असमतल, समतल तथा असमतल दोनों भूमियों में किया जाता है, चाहे भूमि समतल हो चाहे असमतल हो, ड्रिप तंत्र का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुख्य रूप से जो छिड़काव तंत्र है इसका प्रयोग असमतल भूमि पर किया जाता है, साथ ही कम पानी वाले क्षेत्रों में। कहां पर, कम पानी वाले क्षेत्रों में, जहां पर जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे जब हमने क्या किया, फसल को जल देते हैं। अब देखो यहाँ पर स्रोत आ गए, साधन आ गए, विधियां आ गई, तो ठीक है। तो स्रोत द्वारा, साधन के माध्यम से, इन विधियों के द्वारा फसल को जल दिया जाता है। तो मतलब फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फसल को जल दे दिया है। अब हम करेंगे फसल की सुरक्षा। क्या करेंगे, फसल की सुरक्षा मतलब हम फसल को क्या करेंगे, बचाएंगे। क्या करेंगे, बचाएंगे। तो देखिए फसल की सुरक्षा, अब ध्यान से देखिए फसल की सुरक्षा हमें किन किन से करनी होती है इसके बारे में हम विचार करेंगे। ध्यान से देखिए फसल की सुरक्षा किसकी बात आती है, सुरक्षा की, मतलब उसका रखरखाव, सुरक्षा की बात आ जाती है यहाँ पर। तो फसल की जो सुरक्षा होती है वह हमें करनी होती है बेटा आवारा पशुओं से, आवारा पशु, आवारा पशुओं से, और नेक्स्ट कीटों से, कीटों से, नेक्स्ट आगे खरपतवार से। किससे, खरपतवार से, खरपतवार से। ये तीनों से हमें क्या करना होता है, फसल की सुरक्षा करनी होती है। ध्यान से देखना, आवारा पशु, आवारा पशु मतलब जो क्या करने होते हैं, हमारे आसपास में होते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनसे हमें क्या करनी होती है, फसल की सुरक्षा करनी होती है। जैसे क्या होती है, नील गाय। क्या होती है, नील गाय, नील गाय, नील गाय आपने देखी है, नील गाय, नील गाय जो क्या है, आवारा पशु है, इसे कोई नहीं पालता। ऐसे पशुओं से हमें क्या करनी होती है, फसल की सुरक्षा करनी होती है। और सुरक्षा के नियम क्या करते हैं बेटा, तार फेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, तार फेंसिंग करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, कांटों की बाढ़ कर देते हैं पारंपरिक में। और आधुनिक में, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, या तो तार फेंसिंग कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, दीवार चुन देंगे। क्या लगा देंगे, दीवार खड़ी कर देंगे, जिससे क्या होगा, आवारा पशुओं से हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कीटों से। क्या होती है, कीटों से। कीटों से भी हम क्या करते हैं, फसल की सुरक्षा करते हैं। कीटों से सुरक्षा के लिए वर्तमान समय में क्या किया जाता है, रसायन पदार्थों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और रसायन पदार्थों के छिड़काव से क्या हो जाते हैं, कीट नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कीट होते हैं जो क्या करते हैं, तो जो हमने फसल बोई है, जो हमने फसल बोई है, तो कई बार तो क्या होते हैं, इनके द्वारा फसल की जड़ों को काट दिया जाता है या फिर पत्तियों को काट दिया जाता है। यदि जड़ों को काट दिया जाए तो पौधा मूल से ही नष्ट हो जाता है, और यदि पत्ती को काट दिया जाता है
मान लीजिए छेद कर दिए जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जिससे क्या होता है, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने पर क्या होता है, भोजन का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, भोजन का निर्माण नहीं होता है। और भोजन का निर्माण नहीं होने पर ही क्या होगा, पादप आगे वृद्धि और विकास नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है खरपतवार। खरपतवार कई बार आप सुनते हैं, इसका नाम आपने कई बार सुना है, खरपतवार। खरपतवार, खरपतवार क्या होता है, अनावश्यक फालतू, अनावश्यक फालतू, उसे हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। मतलब फसल के साथ जब हम फसल बोते हैं उस समय हम इसको नहीं बोते, लेकिन फसल के साथ में जब कोई अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ध्यान से समझना, जब हम फसल बोते हैं और फसल के उत्पादन के पश्चात जब नए अलग से पादप विकसित हो जाते हैं जो हमने नहीं बोए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, जब हम क्या करेंगे, फसल को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। जो फसल हमने बोई है, जब पौधा बन गया है तो उसकी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद उर्वरक देते हैं। तो जब हम फसल को देते हैं तो उसके साथ साथ में ये क्या करते हैं, खरपतवार होते हैं, ये भी ग्रहण करते हैं। इससे हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि और विकास में क्या आती है, कमी आती है। मतलब उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। तो इसे हम क्या करते हैं, दो विधियों द्वारा फसल की सुरक्षा करते थे। एक तो होता है पारंपरिक विधि, जिसमें क्या कर लिया जाता है, कुदाली द्वारा, कुदाली द्वारा जो खरपतवार है, मतलब फसल के साथ में जो अनावश्यक जो पौधे उग चुके हैं उन्हें जड़ से उखाड़ना। क्या हो जाता है, जड़ से उखाड़ना, मतलब खोद कर इन्हें अलग पटक गिरा देना या हटा देना। ये क्या कहलाएगा, पारंपरिक विधि के अंतर्गत इसे रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक विधि द्वारा। आधुनिक विधि में क्या किया जाता है, रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और रसायन पदार्थों के प्रयोग के द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब रसायन पदार्थों का छिड़काव कर देते हैं और छिड़काव करने पर ये जो खरपतवार होते हैं ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या की, फसल की सुरक्षा कर ली है। अब फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुकी है। अब यहाँ पर सुरक्षा के पश्चात हम क्या करेंगे, फसल की कटाई और थ्रेसिंग का कार्य करेंगे। मतलब क्या करना है, अब फसल की कटाई करनी है। क्या करनी है, फसल की कटाई। जब हमने क्या किया, सुरक्षा की, तो सुरक्षा करने के पश्चात अब हमारी जो फसल है वह पूर्ण रूप से पककर तैयार हो चुकी है। क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। क्या करेंगे, कटाई। जो कटाई और जो थ्रेसिंग का जो कार्य है वर्तमान समय में दोनों साथ साथ किए जाते हैं। इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कटाई क्या होती है। पहले हम देखेंगे कटाई। कटाई क्या होती है कि जब फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है, मतलब फसल पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाती है तो फसल के पौधों को, फसल के पौधों को क्या किया जाता है, मृदा से अलग किया जाता है। फसल के पौधों को क्या किया जाता है, फसल के पौधों को, फसल के पौधों को मृदा से अलग करना। फसल के पौधों को मृदा से अलग करना, मृदा से अलग करना क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। फसल के पौधों को मृदा से अलग करना, जब ये पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है तो इसे हम क्या करते हैं, मृदा से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो थ्रेसिंग का कार्य होगा। क्या होगा, थ्रेसिंग होगी। वर्तमान समय में मैंने कहा कि थ्रेसिंग और कटाई दोनों एक साथ की जाती है, लेकिन हम यहाँ पर अलग से देखते हैं थ्रेसिंग। क्या करते हैं, थ्रेसिंग। जब हमने क्या किए, फसल के पौधे हैं उनको बिल्कुल हमने क्या कर लिया है, मृदा से अलग कर लिया है। अब अलग करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसकी थ्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं, फसल के बीजों को, जब फसल की क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से नमी दूर हो जाती है, मतलब बिल्कुल जो पौधे हैं वह सूक्ष्म हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई नमी नहीं रहती। तो फसल के जो पौधे हैं उनकी नमी को दूर कर, फसल की जो पौधे हैं उनकी नमी को दूर कर
क्या किया जाता है, फसल के बीजों तथा भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल के बीजों, किसको, फसल के बीजों तथा भूसे को अलग करने की, मतलब पृथक करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी। वर्तमान समय मैंने कहा कि जो थ्रेसिंग और कटाई का कार्य साथ साथ किया जाता है, जो कि मशीनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जब हम क्या कर लेते हैं, फसल की कटाई और थ्रेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फसल का भंडारण करते हैं। क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। ध्यान से देखना है, भंडारण क्या देखेंगे, भंडारण ध्यान से देखना है। भंडारण करना किसे कहते हैं, जब क्या होता है, थ्रेसिंग का कार्य पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्रेसिंग का कार्य पूरा हो जाता है तो क्या किया जाता है कि जो फसल के जो बीज है, फसल के बीजों को बोरियों में भरकर, किसमें भरकर, बोरियों में भरकर, जब इनकी पूर्णतः नमी दूर हो गई, बीज अलग हो गए, भूसा अलग हो गया, तो फसल के जो बीज हैं उनको क्या किया जाता है, बोरियों में भरकर किसान द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर, किस पर, एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। ध्यान से देखना, सुरक्षित स्थान जहां पर जो बीज है उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। साथ ही जो किसान है वो जो फसल के उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन का भी कार्य करता है। क्या करता है, पशुपालन का भी कार्य करता है। तो पशुओं के आहार के लिए भी किसान द्वारा क्या किया जाता है, इस भूसे का भंडारण किया जाता है और इसे एक लंबे और बड़े पैमाने पर इसे एक जगह पर एकत्रित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि जो भंडारण है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आती है, उसमें हम साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमने तो केवल भंडारण तक पढ़ा था, ये साइलो कहां से आ गया। तो साइलो भंडारण का ही एक पार्ट है कि जब मंडियों के अंदर जब किसान क्या करता है, अपनी आय की वृद्धि के लिए उत्पादन जो उसने बीजों का किया है उसे बोरियों में भरा है, उन बोरियों को किसान द्वारा बीजों की जो बोरियों का जो भंडारण किया है उसे क्या कर लिया जाता है, मंडी तक ले जाया जाता है। क्या ले जाया जाता है, मंडी तक। अब ऐसा नहीं है एक किसान लेकर जा रहा है, वहां पर समस्त किसान लेकर जाते हैं अपनी आय में वृद्धि के लिए और वहां से क्या करते थे, उन फसल के बीजों को बेच देते हैं। तो जहां पर क्या होगा कि मंडियों के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, बीज आते हैं, फसल के बीज आते हैं। तो जब अधिक मात्रा में, मतलब मंडियों में जब बड़े पैमाने पर, किस पर, बड़े पैमाने पर मतलब ज्यादा मात्रा में जब क्या किया जाता है, फसल के बीजों को क्या कर लिया जाता है, एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। मतलब मंडियों में फसल के बीजों को बड़े पैमाने पर, मतलब अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से और समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली जो कक्षा है वह आपको शीघ्र सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका फायदा ले पाए। धन्यवाद।